हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे द डेली करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, दैट इज 28 ऑफ अक्टूबर 2023। 28 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। डेली करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास है रोज शाम को होती है, जिसके अंदर हम डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो HPAS हो, अलाइड हो, NT हो, सब इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, इन सभी एग्जाम्स की अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स का सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें हाई लेवल से लेकर हर लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आपको पढ़ाया जाता है। आप सब जानते ही हैं कि पिछले 3 सालों से जो भी HPAS के अंदर करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं, 90% जो क्वेश्चन है वो हमारी इन्हीं क्लासेस में से आते हैं, हमारी मैगजीन्स में से ही आते हैं। इसको लेकर प्रूफ वीडियोस भी और प्रूफ फाइल्स भी हमने शेयर की हुई है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हैं। और आइए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की तरफ। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आपको इस क्लास को अंत तक देखना है स्टूडेंट्स, और कोई भी सवाल आपके मन में आएगा, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और आई थिंक आपको स्क्रीन विजिबल होगी और मेरी आवाज भी प्रॉपर आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की एक रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स और भी डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स के सेशन को। अब सबसे पहला करंट अफेयर बात करता है 100 मिलियन अरेबल लैंड जो है, 100 मिलियन हेक्टेयर्स अरेबल लैंड जो है ये खत्म हो जाती है। That is due to the degradation of the land। ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट बताती है। तो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये जो कन्वेंशन है ये 1994 में साइन की गई थी बाय द यूनाइटेड नेशन मेंबर्स। सो दिस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये वर्क करती रहती है निरंतर, किस तरह से जो सूखा पड़ा हुआ है उसको फिर से हरा भरा किया जा सके, किस तरह से जंगलों की कटाई को रोका जा सके। इसको लेकर ये एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करता है जिसको हम बोलते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने अनाउंस किया कि ये पहला अपना डाटा डैशबोर्ड रिलीज कर रहा है जो कि 126 देशों का डाटा बताएगा। हाल ही में 21वां सेशन जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की कमेटी का ऑर्गेनाइज होता है। इसका मेन कार्य था रिव्यू करना इस कन्वेंशन की इंप्लीमेंटेशन। और ये जो 21वां सेशन है ये 13 से लेकर 17 नवंबर 2023 को होने वाला है उज्बेकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर प्रॉपरली रिव्यू किया जाएगा क्या कि कितना यहां पर इंप्लीमेंटेशन जो है इस कन्वेंशन का हो चुका है, ये यहां पर देखा जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर एक रिपोर्ट जो है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट एवर डाटा डैशबोर्ड जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने अनाउंस किया है। अब ये डाटा डैशबोर्ड क्या कहता है? ये बताता है कि जो लैंड डिग्रेडेशन है ये एडवांसिंग है एट एन एस्टोनिशिंग रेट अक्रॉस द ऑल रीजन, यानी कि ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। और 2015 से 2019 के बीच में दुनिया में 100 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है, ठीक है, 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ हेल्थी एंड प्रोडक्टिव लैंड जो है ये खत्म हो रही है, ये खत्म हो रही है। और बेसिकली जैसे कि ग्रीनलैंड हमारा एक बहुत बड़ा आइलैंड है, इसका जितना साइज है उससे भी 2 गुना जो है ये लैंड हमारी खत्म हो रही है। ईस्टर्न और सेंट्रल एशिया की बात करें और लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन रीजन्स जो है इनमें सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन के केसेस देखे जा रहे हैं। एटलीस्ट 20% ऑफ देयर टोटल लैंड एरिया डिग्रेडेड होता जा रहा है। सब सहारन अफ्रीका, वेस्टर्न एंड साउदर्न एशिया और लैटिन अमेरिका, कैरेबियन जो है यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया के ग्लोबल रेट से भी ज्यादा। अब भारत की बात करें तो 2015 से लेकर 2019 तक भारत में 30.51 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड है, ठीक है, इंडिया की टोटल रिपोर्टेड लैंड में से डिग्रेडेड हो चुकी है। इंडिया का जो टोटल डिग्रेडेड लैंड है ये बराबर है 43 मिलियन फुटबॉल पिचेस के। और 251.71 मिलियन इंडियंस जो है 18.39% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन दैट इज एक्सपोज टू द लैंड डिग्रेडेशन ड्यूरिंग द सेम पीरियड। सो लैंड डिग्रेडेशन, जंगलों की कटाई, भूमि का बेसिकली बंजर होना, ये सारे केसेस देखे जा रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस देखने को मिलते हैं
और मल्टीपल रीजन है। एग्रीकल्चर भी एक रीजन है, क्योंकि अगर किसी भूमि पर आप पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत सालों से कर रहे हो, ये भी एक रीजन है कि उस भूमि को बंजर होने की तरफ ले जाता है। उसके बाद जंगलों की कटाई है, मरुथल की प्रॉपर ध्यान ना रखना है, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसी के लिए बनाया गया। ये एक इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट है एनवायरमेंट और द सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। 197 पार्टीज जो हैं इस कन्वेंशन को साइन कर चुकी हैं, 196 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। इसके साथ साथ इंडिया भी इसका एक सिग्नेटरी है, भारत ने भी ज्वाइन किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का परमानेंट सेक्रेटेरिएट बॉन जर्मनी में है, और इसकी एक मीटिंग होती है हर साल जिसको हम कहते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है 16 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, कॉप 16 ये 2024 में होने वाली है। कहां पर होगी? रियाद में। और इससे पहले कॉप 15 जो है वो हो चुकी है आइवरी कोस्ट में। वो कहां हो चुकी है? आइवरी कोस्ट में 2022 के अंदर। और यहां पर बेसिकली सेमी एरिड एंड द ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज जो है उनके ऊपर ये वर्क करता है, जिनको हम मेनली ड्राई लैंड्स कहते हैं। और इसका बेसिकली हमारे पास 3 रियो कन्वेंशन है, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एक है हमारे पास कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड द नेक्स्ट वन इज द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। सो ये 3 कन्वेंशन हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इनको लेकर हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। किसी को कोई सवाल होगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं पीएम श्री की। तो हाल ही में 124 पीएम श्री दैट इज प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया स्कीम के तहत 124 स्कूल जो है ये लॉन्च किए जा चुके हैं, और 128 और स्कूल लॉन्च किए जाएंगे हरियाणा के अंदर। तो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और साथ में बेसिकली ये आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन दिखाई दे रहा है? ये है मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो यहां पर लॉन्च किया गया है, क्या लॉन्च किया गया है? पीएम श्री के तहत स्कूल्स, पीएम श्री स्कूल्स को लॉन्च किया गया है। और यह है भारत देश के एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ये भी यहां पर मौजूद थे। अब 124 स्कूल्स को लॉन्च किया गया है। ये जो स्कूल्स है इनमें स्मार्ट क्लासरूम्स है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की लैब्स है, यानी कि कंप्यूटर लैब्स बनाई गई है। और ये जो पीएम श्री स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको 2022 में भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब स्टूडेंट्स यहां पर क्या होता है कि यहां पर स्टेट्स को भी पैसा देना पड़ रहा है। इसका मेन पर्पस यही है, स्कीम का मेन पर्पस भारत देश में 14,500 ऐसे स्कूल्स बनाना है जो कि यहां पर स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब्स, साफ सुथरा पानी हो, सैनिटेशन हो, सब कुछ प्रॉपर हो। इसलिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। सो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना इसका मेन टास्क है। हाई क्वालिटी एजुकेशन, चिल्ड्रन एक्टिव पार्टिसिपेंट, चिल्ड्रंस को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना हर तरह के तरफ, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में आती है उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ही इसका मेन कार्य है। अब ये जो स्कूल है पीएम श्री के अंदर, ये नए नहीं है, ठीक है। पुराने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे पास ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, इन्हीं में ही एस्टैब्लिशमेंट करके इनको नया बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नई बिल्डिंग लेकर अलग से स्कूल बना रहे हैं, पुराने स्कूलों को ही हम मॉडिफाई कर रहे हैं, उनमें एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं, जहां जहां जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। 2022-23 से लेकर 26-27 तक हम इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे, क्लियर। उसके बाद स्टेट्स और यूटीज जो है इन स्कूल्स को संभालेगा। टोटल कॉस्ट जो है 27,360 करोड़ रुपए आने वाली है 5 सालों के अंदर, और केंद्र सरकार इसमें से 18,128 करोड़ रुपए देगी। इस स्कूल जो है ये सीबीएसई की एफिलिएशन होगी, स्मार्ट क्लासेस होंगी, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स लैब बनी होगी, स्टूडेंट्स रजिस्ट्री बनाई जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को साथ में जोड़ा जाएगा, लोकल एंटरप्रेन्योर्स भी जुड़ेंगे मॉनिटर करने के लिए, न्यू एज पेडागोजी पढ़ाई जाएगी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी की जाएगी ताकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट रहे। सो ये पीएम स्कूल जो है, पीएम श्री स्कूल्स बहुत अच्छे लेवल पे वर्क करने वाले हैं स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। किसी को कोई भी सवाल या डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं किस चीज की, द लॉन्च ऑफ द रेफरेंस फ्यूल्स दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। हाल ही में इंडियन ऑयल जो है इसने लॉन्च किया है
क्या लॉन्च किया है? फ्यूल। ठीक है, तो इसने रेफरेंस फ्यूल अभी लॉन्च कर दिया है। सो इंडियन ऑयल ने प्रोडक्शन जो है रेफरेंस गैसोलीन की और डीजल फ्यूल्स की पहली बार भारत में शुरू करी है। ये जो रेफरेंस गैसोलीन फ्यूल्स है ये E0, E5, E10, E20, E85, E100 में अवेलेबल मिलेंगे फ्रॉम द पैराडीप रिफाइनरी। रेफरेंस डीजल फ्यूल जो है, ठीक है, ये B7 ग्रेड में मिलेगा पानीपत रिफाइनरी से। और रेफरेंस फ्यूल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये प्रीमियम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कैलिब्रेशन और टेस्टिंग ऑफ व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बाय द ऑटो ईएम्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस। सो टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशंस के लिए ये वर्क इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचने के लिए ये जो प्रोडक्ट है इनको 3 लेयर से निकलना पड़ता है। पहले रिफाइनरी लैब, फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का R&D सेंटर एंड इंटरनेशनली रेप्यूटेड थर्ड पार्टी लैब्स। भारत जो है इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसी तरह के फ्यूल्स को लेकर, ऐसी तरह का फ्यूल्स जहां पे इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो है रेफरेंस फ्यूल्स को लेकर रहती है, दैट इज मोस्ट स्ट्रिंजेंट होता है कमर्शियल गैसोलीन और डीजल से। सो डिमांड जो है रेफरेंस फ्यूल की ये इंपोर्ट से पूरी की जाती है अदर कंट्री से, और यहां अभी हम भारत देश में इसको बना रहे हैं। ये जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स है ये इंपोर्ट जो है, ठीक है, इसको बेटर प्राइस पे ले जाएंगे और मिनिमम लीड टाइम लेके आएंगे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एक कमेटी बनी हुई थी जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर रामा सुब्रमण्यन। सो यहां पर इस कमेटी का एक रिपोर्ट हम देखते हैं। सो अ कमेटी जो है दैट इज हेडेड बाय अ फील्ड डायरेक्टर ऑफ द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व दैट विजिटेड द एनक्लोजर एट द मानथिरी मातम फॉरेस्ट रिजर्व एरिया ऑफ द मानाबोबोली फॉरेस्ट रेंज। सो यहां पर प्रोग्रेस जो है देखा जा रहा है। अब ये जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु पोर्शन में से देखा गया है, दैट इज तमिलनाडु पोर्शन ऑफ द अन्नामलाई में से। टाइगर रिजर्व जो है ये 4 रेवेन्यू तालुका में आता है, पोलाची एंड वालापराई ऑफ द कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट्स, उदुमालपेट ऑफ तिरुपति डिस्ट्रिक्ट्स एंड द कोदी-कनाल तालुक ऑफ द डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट दैट इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। टोटल एरिया जो इस टाइगर रिजर्व का है वो है 958.59 स्क्वायर किलोमीटर। इसके साथ साथ बात करें तो ये पलक्कड़ गैप के साउथ में आता है, साउदर्न वेस्टर्न घाट्स के अंदर, और यहाँ पर इसके आसपास परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है ईस्ट में, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड इराविकुलम नेशनल पार्क है साउथ वेस्टर्न साइड के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इराविकुलम नेशनल पार्क, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है ये वेस्टर्न घाट्स माउंटेन के अधीन आता है साउथ वेस्ट इंडिया में। और इसके साथ साथ बायो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स जो आते हैं इसको वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में काउंट किया जाता है। ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगले करंट अफेयर की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई सवाल आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम्स द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क स्टीयरिंग ग्रुप। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क स्टीयरिंग ग्रुप को ज्वाइन किया हो, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया हो और कंप्लीट मेंबर बन चुका है यहाँ पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर? हाल ही में एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है दैट इज ऑफ द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क की ऑर्गेनाइज की गई थी बार्सिलोना स्पेन में। वहां पर भारत जो है इसका कंप्लीट मेंबर बनता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क है इसमें 140 कंपटीशन एजेंसीज आती है 130 देशों में से, और इसका जो वर्किंग है इसको एक स्टीयरिंग ग्रुप चलाता है जिसमें 18 मेंबर्स आते हैं, 18 मेंबर आते हैं। पहली बार हुआ है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मेंबर बना हो ऐसे किसी स्टीयरिंग ग्रुप का, और 2 साल के लिए मेंबरशिप मिली है। और ये कंपटीशन अथॉरिटीज प्रोवाइड करता है विद इन अ स्पेशलाइज्ड एंड इनफॉर्मल वेन्यू फॉर मेंटेनिंग रेगुलर कॉन्टेक्ट्स। तो यहाँ पर द मिशन इज टू एडवोकेट द अडॉप्शन ऑफ सुपीरियर स्टैंडर्ड्स। बैकग्राउंड की बात यहां पर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। इंडिया, भारत देश। सो इंडिया वॉन्ट मीट द यूनाइटेड नेशन टारगेट टू रिड्यूस द प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, दैट इज द रिपोर्ट बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डिपार्टमेंट यहाँ पे रिपोर्ट लेके आता है। सो इंडिया जो है मिस कर देगा अपने टारगेट को पूरा करना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एंड द यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट दैट इज टू रिड्यूस द प्रीमेच्योर डेथ फ्रॉम द
4 मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सो ये रिपोर्ट जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यहाँ पर दी जाती है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो मेजर 4 डिसीजेस हैं उनके तक पहुंचने का टारगेट भारत मिस कर देगा, पूरा नहीं कर पाएगा। अब कौन कौन से डिसीजेस हैं? कैंसर, cardiovascular disease, chronic respiratory diseases, diabetes that is projected to decrease by 13.9% from the 2010 to 2020-25। So ये देखा गया। और कंट्री का जो प्रोग्रेस है WHO के टारगेट की तरफ 25% रिडक्शन में है प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी को लेकर, दैट इज इन द 4 नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बाय 2025। और इसके साथ साथ द 25/25 टारगेट जो है इसको आउटलाइन किया गया जब WHO ने अडॉप्ट किया था ग्लोबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क 2013 के अंदर। सो 25/25 टारगेट, क्लियर? सो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25% रिडक्शन करना है 2025 तक, ये टारगेट सेट किया गया था। नेक्स्ट द करंट अफेयर इज इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड वाटर डिप्लेशन दैट इज एट टिपिंग पॉइंट। सो ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट यहां पर बताती है, दैट इज इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट ऑफ 2023, जो कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा रिलीज की गई। सो इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो 6 एनवायरमेंटल ट्रिपिंग पॉइंट्स आते हैं: एक्सेलरेटिंग एक्सटिंक्शंस, दैट इज ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड मेंटेन ग्लेशियर मेल्टिंग, स्पेस डेब्रिस, अनबियरेबल हीट और अनइंश्योरेबल फ्यूचर। सो 27 जो है दुनिया के 31 मेजर एक्विफायर्स में से बहुत तेजी से डिप्लेटिक हो रहे हैं, सो दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। So India is a very close to reaching its groundwater depletion tipping point, और इंडिया जो है दुनिया का लार्जेस्ट यूज करता है ग्राउंड वाटर का, ठीक है। सो भारत का जो इस्तेमाल है वो यूएस और चाइना दोनों को मिलाकर भी ज्यादा हो चुका है। और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है इंडिया का, ये ब्रेड बास्केट के तौर पर काउंट किया जाता है देश में, जहां पर 1.4 बिलियन पीपल्स जो है रहते हैं। सो पंजाब हरियाणा जो है 50% जो है कंट्री की राइस सप्लाई जनरेट करते हैं, 85% जो है व्हीट स्टॉक्स को जनरेट करते हैं। और बट पंजाब के 78% कुएं जो हैं ये ओवर एक्सप्लॉइटेड है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है ये पूरी तरह से प्रेडिक्ट करता है कि क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी होने वाली है 2025 के बाद। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट क्या क्या कहती है, एक नया फ्रेमवर्क, अवॉइड अडैप्ट डिले ट्रांसफॉर्म, अवॉइड अडैप्ट डिले ट्रांसफॉर्म, ये पॉलिसी यहाँ पर ये रिपोर्ट कहती है। सो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी जो है एक एकेडमिक आर्म है यूनाइटेड नेशन की, और जो मिशन जो है इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी का, ये यहाँ पर रिसर्च कर रहा है रिस्क को लेकर, आने वाले रिस्क को लेकर, उसके अडॉप्शन को लेकर। और ये जो इंस्टीट्यूट है इसका हेडक्वार्टर है बॉन जर्मनी में, बॉन जर्मनी के अंदर। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स। तो नेशनल गेम्स का 37वां अध्याय गोवा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। सो नेशनल गेम्स जो है गोवा में हो रही है पहली बार, ठीक है। 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक चलेगी। 10,000 से भी ज्यादा एथलीट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं अलग अलग कोने से भारत देश के, और 28 वेन्यूज में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस बार इसमें कुछ नए स्पोर्ट्स भी डेब्यू कर रहे हैं, जैसे कि बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, स्पेक्टक्रॉ, स्क्वे मार्शल आर्ट, दैट इज कलेरी पाटू एंड पेनकॉक सिलट, ये नए यहाँ पर गेम्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर की बात करते हैं। तो यहां पर पहली बार ऐसा देखने को मिला, एक कॉम्बैट प्री फॉल ट्रेनिंग के लिए एक विंड टनल बनाई गई है। एक विंड टनल बनाई गई है हमारे स्पेशल फोर्सेस की स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। एक टनल जो है आर्मी के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो टनल यानी कि एक वर्टिकुलर विंड टनल बनाई गई है, रास्ता बनाया गया है हवा के अंदर। कहां पर? चंबा में। कहां पर? चंबा के अंदर, चंबा के अंदर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, काफी महत्वपूर्ण है। अब हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि करंट अफेयर्स आपको समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल रहा हो करंट अफेयर्स के अंदर, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और ये बढ़ते हैं आगे, करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहता है, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन अनाउंस द लॉन्च ऑफ फर्स्ट एवर डेटा डैशबोर्ड। पहली बार इसका डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इज द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट linking the environment and development to sustainable land management. It was established in 1972 after Stockholm Summit, and the permanent secretariat is the Nairobi, Kenya.
अब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट थी, सेकंड करेक्ट थी, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट, क्योंकि ये 1994 में बनता है और ये नैरोबी कीनिया में नहीं, बॉन जर्मनी में। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, करेक्ट वाला ही बताना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। Recently 124 prime minister schools, PM Shri schools were launched by the state of Haryana. It is a central sector scheme. देखिए first is correct, second is incorrect because it is a centrally sponsored scheme. थर्ड की बात करते हैं। The schools now under the PM Shri are completely new ones. देखिए नए तो नहीं है, पुराने स्कूलों को ही मॉडिफाई करके फिर से लॉन्च किया जा रहा है और ये जो स्कीम 22-23 से लेकर 26-27 तक चल रही है। तो फर्स्ट करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, करेक्ट वाला बताएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आइए अगला सवाल देखते हैं। द भारत पेट्रोलियम हैज सक्सेसफुली कमेंस्ड द प्रोडक्शन ऑफ रेफरेंस गैसोलीन। अब यहां से ही पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि ये इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया। क्लियर? द रेफरेंस गैसोलीन फ्यूल्स will be available from the Panipat refinery while reference diesel fuel shall be available from the Paradip refinery। अब ये उल्टा दिया हुआ है। The specification requirement of reference fuels are more stringent than the commercial gasoline and diesel, and the reference fuels are premium high value products used for calibration and testing of vehicle by the auto OEMs and organizations। अब यहां पर देखेंगे तो हमें इनकरेक्ट वाला बताना है। सो फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इज कार्व्ड आउट ऑफ द केरला पोर्शन ऑफ द अन्नामलाईज। अब देखिए ये केरला पोर्शन में नहीं है, तमिलनाडु पोर्शन में आता है। इट लाइज साउथ ऑफ द पलाक्कड़ गैप इन द साउदर्न वेस्टर्न घाट्स and Western Ghats are considered as one of the 8 hottest hotspots, and the total area of the tiger reserve is 958.059 square kilometer। अब सेकेंड और थर्ड करेक्ट है, फोर्थ वन इज इनकरेक्ट हियर। अब सेकेंड और थर्ड करेक्ट है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब फोर्थ क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज ये 958.59 है, इसलिए इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बिकेम अ मेंबर ऑफ द स्टीयरिंग ग्रुप ऑफ द इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इसका मेंबर बने एंड दिस कंप्राइजेस ऑफ 140 कंपटीशन एजेंसीज फ्रॉम 130 कंट्रीज। ये भी करेक्ट है भाई। अब यहां पर दोनों करेक्ट है, करेक्ट ही बताना है, बोथ 1 and 2 आंसर होगा। बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या कहता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है 25x25 इनिशिएटिव, यानी कि 25% रिड्यूस करना है 4 नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को 2025 तक। सो कौन से 4 नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को ये कवर करता है? उनमें से एक यहां पर नहीं है। सो दिस इज द क्रॉनिक किडनी डिसीज। ये इनकरेक्ट यहां पे दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स अगले करंट अफेयर की तरफ। The report Interconnected Disaster Risk Report 2023 was recently published by United Nations Office for the Disaster Risk Reduction। ये इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज की गई जिसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। And it reported that India is close to reaching out its groundwater depletion tipping point पे। So this one is correct, correct वाला बताएंगे। ऑप्शन बी should be the right answer। समझ में आ रहा है? कोई सवाल आ रहा है तो पूछ सकते हो, कुछ भी आ रहा है पूछ सकते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स का 37th एडिशन हो रहा है। मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, गोवा के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। गोवा पणजी, जहां पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इनॉग्रेट किया गया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। इंडियन आर्मी का पहला वर्टिकुलर विंड टनल जो है कहां पर बनाया गया? कहां पर इसको बनाया गया है? तो इंडियन आर्मी का पहला वर्टिकुलर विंड टनल जो है इसको चंबा में बनाया गया। इसको कहां बनाया गया? चंबा के अंदर इसको बनाया गया है। सो ये आखिरी सवाल था। इसी के साथ साथ आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास की समाप्ति होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा
किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या डाउट रहा हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।